और भी क्या हाल? बढ़िया है सब? पढ़ रहे हो अच्छे से? समझ आ रहा है वेक्टर्स? समझना थोड़ा सा अभी तक तो समझ आ रहा होगा वैसे, बट एज आई सेड ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को तंग करता है। कुछ नहीं होता, लगे रहना, लड़ते रहना, है ना, जीत तो तुम्हारी होगी। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? हेड टेल मेथड तक किया था। उसमें हमने ये सीखा था कि कोई भी हमारे पास जो सिंप्लीफाइड वेक्टर्स होते हैं ना, ऐसे नहीं कि टेढ़े बेढ़े जा रहे हो, है ना, 90 डिग्री पे हो, जहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही हो, कुछ ज्योमेट्री लग रही हो, वहाँ हम वो मेथड अप्लाई कर लेते हैं और हेड टेल ज्वाइन करते रहते हैं। फर्स्ट वाले का हेड सेकंड के टेल से, देन सेकंड वाले का हेड थर्ड के टेल से, और रिजल्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट वाले के टेल लास्ट वाले के हेड से, तो वो लेंथ आता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब हर कोई सिंप्लीफाइड वेक्टर तो हो नहीं सकते, है ना, कोई एंगल पे भी तो हो सकते हैं वेक्टर। अब उनके रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? हेड टेल से नहीं निकाल सकते, तो उनके लिए एक मेथड है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि बहुत ही यूजफुल मेथड है। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हेडिंग लिख लो आप, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये बोलता क्या है? अब ये बोलता है, लिखवाऊं क्या? लिखवाओ चलो। इफ वी join two vectors tail to tail such that they form the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of that parallelogram which is formed from the intersection point of the tails of two vectors। इतनी लंबी डेफिनेशन मैंने सच में सोचा नहीं था, मैंने इतनी लंबी, इतनी तो ज़िंदगी में लिखा ही नहीं कभी मैंने। जो बच्चे मुझे जानते हैं क्लास में, इतनी तो मैंने लिखवाता ही नहीं। और तो नोट कर लो यार, लिखने का मुझे बहुत, समझ रहे हो ना। अब देखो मतलब क्या है इसका। देखो डेफिनेशन जो मैं लिखवाता हूँ ना, ये बुकिश डेफिनेशन नहीं होती, ये जो मेरे मन में मुझे पता है मैं वो लिखवाता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए। लेकिन आप क्या कर सकते हो, बुक में जाकर डेफिनेशन रट लो आप। अगर आपको समझ आ गया तो रटने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली डेफिनेशन में कुछ अच्छे पंच लाइन्स, पंच वर्ड्स होते हैं जो थोड़े सुंदर लगते हैं ना वैसे। तो समझने के लिए आप इसको लिख लो, बुक में जाके अच्छे से याद कर सकते हो जो अच्छी डेफिनेशन है। देखो, इफ वी ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल such that they form the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of that parallelogram, which is formed from the intersection point of the tails of two vectors। ठीक है, which is which starts from, हाँ ये अच्छा है, which starts from the intersection point of the tails of two vectors। फोटो खींचो इसकी या नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो।
ठीक है, रब करता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ये है, हमने क्या किया, हमने कहा अगर मेरे पास दो वेक्टर गिवन, इनका मुझे रिजल्टेंट निकालना, नेट इफेक्ट निकालना है। रिजल्टेंट क्या है? नेट इफेक्ट। मैंने किया क्या, एक वेक्टर ऐसा था, दूसरा कहीं पड़ा था, टेल टू टेल ज्वाइन किया, खींच के लाया उसको, कैसे भी लाया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, बन गया। अब जो इन दो वेक्टर्स की टेल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां से मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा, क्योंकि डायगोनल तो ये भी है, ये रिजल्टेंट नहीं देगा, जो टेल की इंटरसेक्शन है वहां से डायगोनल ड्रॉ करूंगा। ऑब्वियसली डायगोनल होता क्या है, जो कॉर्नर्स को ज्वाइन करता है, ऐसा। ये वेक्टर बना, ये वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या, इन दो फोर्सेस का, अगर ये फोर्सेस हैं तो इन फोर्सेस का नेट इफेक्ट, समझ भी आ रहा है ना, क्योंकि ऐसे लग रही है फोर्सेस तो नेट इफेक्ट बीच में कहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट है हमारे पास, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये है। ये पैरेललोग्राम लॉ बोलता है, जो इतना पढ़ा लिखा था ना, उसका मतलब सिर्फ ये है। समझ आ रही है बात? ठीक है, एज्यूम कर लो ए और बी थीटा एंगल पर थे, तो इस पैरेललोग्राम में लॉ में अब हम प्रॉपर, हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का भी फॉर्मूला है। हेड-टेल मेथड में ऐसा कुछ नहीं था, इसमें प्रॉपर फॉर्मूला है। अब ये एक प्रॉपर मेथड है ना, वो हेड-टेल मेथड जनरली बुक्स में दिया भी नहीं होता, बट पैरेललोग्राम लॉ तो भाई बहुत खतरनाक है। एज्यूम करो रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर से, ठीक है, समझ आया? देखो दोबारा समझते हैं, दो वेक्टर थे और भी, मुझे उसका रिजल्टेंट निकालना था, मतलब नेट इफेक्ट निकालना था। मैंने दो वेक्टर्स को लिया, उनकी टेल टू टेल ज्वाइन कर दी, टेल टू टेल, टेल टू टेल, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली कोई ना कोई पैरेललोग्राम पक्का बनाएंगे, अगर ये दोनों को मैंने एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के फॉर्म में रख दिया, टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा ना, तो साइड्स तो हो ही गई ना, एक इसके पैरेलल ड्रॉ करो, इसके बराबर सी, इसके पहले इसके बराबर सी, पैरेललोग्राम बन गया। अब इनकी इंटरसेक्शन, टेल्स की इंटरसेक्शन से एक डायगोनल ड्रॉ करो जो वहाँ पहुँच रही है, ऐसा कुछ बनेगा, और इसकी लेंथ होगी रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब भाई फॉर्मूला क्या है, इसको मैं मेजर कैसे करूं, तो बच्चों एक फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, आर स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिख रहा है क्या? यह बहुत अच्छी रेटिंग लिख दी मैंने, अच्छी लिख दी क्या बहुत, 2ab कॉस थीटा। अब क्या बड़ा तीर मार लिया, वैसे ही लिखिए। चलो, ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। अब जनरली जो मिसकंसेप्शन बच्चों को यहाँ होती है, और इस टाइम माइंड में आता नहीं, हमने बताया फॉर्मूला है, स्कूल में बताया फॉर्मूला है, कोचिंग में बताया फॉर्मूला है, रट लिया, घर आ गए, फिर क्वेश्चन देखा, फिर क्वेश्चन में लिखा, फिर समझ आया यार आर तो वेक्टर था, तो ये आर स्क्वायर वेक्टर स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वेक्टर स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो? ध्यान से सुना, आर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, अभी हमने डायरेक्शन की बात ही नहीं की। मुझे अल्फा का पता नहीं है, मैं तो बताया भाई इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक फोर्स 4 की है, एक फोर्स 5 की है, तो नेट फोर्स किसका मैग्नीट्यूड कितना है उसका। तो वेक्टर भूल जाओ इस टाइम, वेक्टर कुछ नहीं सोचना, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, नेट इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, ए एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, बी दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, थीटा क्या, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा समझ आया, लेकिन एंगल की बात भी करनी पड़ेगी हमको। अगर मुझे एक रिजल्टेंट निकालना है, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ कि मैं वेक्टर निकाल सकता हूँ, तो मैं वेक्टर निकाल सकता हूँ, इसका मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ, मैं डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ। मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल लिया, बट डायरेक्शन वो तो निकालनी है। अब डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालें, तो एक फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूला की डेरिवेशन है, बट वो अभी मैं बाद में कराऊंगा, अभी इतनी डेरिवेशन पे रुक जाएंगे, थोड़ा सा हमारा सिलेबस थोड़ा रुक सा जाएगा ना, डेरिवेशन में करवा दूंगा, बट
अभी आप देखो फॉर्मूलेज क्या क्या है। मैग्नीट्यूड की बात हो गई, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में लूंगा, हम नीचे वाले वेक्टर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। हमने जो पैरेललोग्राम बनाया ना, ए वेक्टर नीचे बनाया था, इसके रिस्पेक्ट में मैंने अल्फा लिया। मैं बोल सकता हूँ ना कि जो वेक्टर आर है वो ए से अल्फा एंगल ऊपर है या ए से अल्फा एंगल पर है। अब बोलोगे सर आपने बी से क्यों नहीं लिया, बी से भी ले सकता हूँ मैं, बट जनरली बुक्स में जो दिया होता है और जनरली हम फॉर्मूला जिस फॉर्म में याद करते हैं वो ये वाला अल्फा ये वाला एंगल को लेकर करते हैं, तो इसलिए हम उससे ही कर रहे हैं। सर ये निकालना हो तो बता दूंगा, बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, कितना अच्छा लिखा था, कट गया यार, दुखी हो गया मैं। ए प्लस बी कॉस थीटा, गंदी राइटिंग हो गई अब, कितनी मेहनत की थी मैंने। चलो कुछ नहीं होता, अच्छी बुरी बात चलती रहती। चलो tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, दोबारा tan अल्फा, इसका जो tan निकालूंगा इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ ये थीटा अपॉन ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। वेक्टर एज वेक्टर प्रॉपर इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल रहे हैं, समझ लो। बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, ये तो वेक्टर था, ये क्या फॉर्मूला है इसमें मैं यार ए वेक्टर डालूंगा कि क्या डालूंगा, ये मैग्नीट्यूड्स हैं। दोबारा सुनो, आर मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड आर में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये एंगल, ये tan अल्फा, tan ऑफ दिस अल्फा, कॉस थीटा कॉस थीटा। तो वेक्टर तो कहीं ऐसा सच बीच में आया नहीं, तो डरने की बात नहीं होती, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब हम एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो क्वेश्चन है, रब कर देंगे इसको या चलो पहले थोड़ा सा नहीं करते रब। यहाँ पर आप दिख रहा है ना, हाँ, ये दो वेक्टर्स गिवन थे मुझे, ठीक है, दो वेक्टर गिवन थे जिनके बीच का एंगल था हमारा 60 डिग्री 60 डिग्री, और मैग्नीट्यूड था हमारा 6 और 3, थोड़ा छोटा बना दें इसको, 6 न्यूटन और 3 न्यूटन, एन तो ठीक से बना ले भाई, 3 न्यूटन, ठीक है, 6 और 3 न्यूटन। ऑब्वियसली फोर्स होगी ना, ये न्यूटन में है तो, है ना, मेरा मास तो होगा नहीं, ठीक है। अब हमको बोला कि भाई इसका रिजल्टेंट निकालो और डायरेक्शन निकालो, कहाँ पे अभी कुछ नहीं पता, निकालो रिजल्टेंट निकालो उसका भाई। हमने क्या बोला यार, पैरेललोग्राम ना मेथड था, हेड टेल लगाने की सोची तो बेवकूफ़ी थी हमारी, है ना, लगा ही नहीं पाएंगे हेड टेल, छोड़ो पैरेललोग्राम। तो मैंने कहा कि भाई ये 6 और ये 3 न्यूटन के बीच में एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट पक्का बीच में जाने वाला है 100%। मैंने कहा मैग्नीट्यूड इसका पैरेललोग्राम पूरा करते हैं, पैरेललोग्राम गया 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 गया। अब मैंने कहा यार इसको ज्वाइन कर दो, तो ये पक्का रिजल्टेंट मेरा आ गया, आगे रिजल्टेंट लाइन आई है, ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन। अभी तो हमने उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया, अब भाई रिजल्टेंट निकालना है मुझे। मैंने कहा यार कुछ याद था मुझे, क्या, एक फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए मैंने ये ले लो, बी ये ले लो, 6 न्यूटन। क्या कहीं वेक्टर आपको लग रहा है 6 न्यूटन के ऊपर, नहीं लग रहा ना, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए मुझे क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ही निकाल रहा हूँ अभी, एंगल तो निकालने मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, B3 था, प्लस 2ab कॉस 60, शाबाश, 36 प्लस 9 36 कॉस 60 हाफ, क्या आने वाला है 45 प्लस 18 इज इक्वल टू
13 का ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, मतलब आर इज रूट ऑफ 63। सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3√7 न्यूटन, 763 763। देखो ध्यान से देखो इसको, कुछ पूछना है इसमें? अरे पूछोगे कैसे मतलब ध्यान से देखो, कुछ पूछना तो पूछ लेना, मतलब समझ आ रहा है ना? देखो ये सीधे फॉर्मूला लगाया हमने, वेक्टर का कहीं हमने सोचा ही नहीं है अभी। फॉर्मूला लगाओ, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके खोल के लगा लो, चलो ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 cos थीटा, ये अब ये मत पूछ लेना सर ये पहले प्लस क्यों नहीं किया, पहले मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। बोर्ड मास सुना है ना आपने, बोर्ड मास, ठीक है। हिसाब किताब हमारा बराबर हो गया 45 18 खत्म, ठीक है। आगे रिजल्टेंट मेरा इतने न्यूटन। क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द रिजल्टेंट, जो हल्के एग्जाम होते हैं ना, हल्के एग्जाम, उनमें कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर्स, ठीक है। तो आंसर, बट मुझे वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए मुझे एंगल भी चाहिए। एंगल क्या करूँगा, एक और फॉर्मूला मुझे पता है, फिर से देखो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बी क्या था, 3, इसको अल्फा मान लेते, ठीक है। बी साइन थीटा, व्हाट वाज थीटा, 60 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए क्या है, 6 + 3 cos 60। अरे सर सामने आ गए, फॉर्मूला लगाए बस, फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अपन के अलावा सॉल्व करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू, मैं अपनी औकात पे आ रहा हूँ, राइटिंग गंदी होती जा रही है। tan अल्फा इज इक्वल टू 3 sin 60, अबे यार 3 sin 60 अपॉन 6 + 3 cos 60, सॉरी, इतना हिसाब किताब हमारा है, ठीक है। कर लो, क्या आएगा, गंदा सा होगा ये तो बहुत। 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ऊपर चला गया, 2 0 1, ऐसा कुछ हुआ क्या, ऐसा कुछ हुआ क्या। देखो एलसीएम ले रही ना, 12 12 और 3 15, वो 15 काटा डाला, ये भी काट डाला, तो √3/5 इज अवर tan अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा भाई साहब, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स √3/5, यही आंसर है। कुछ और कुछ याद नहीं करना है इसमें, ऐसी वैल्यू याद नहीं की जाती। तो आंसर आ गया, तो हमारा रिजल्टेंट निकल आया। रिजल्टेंट, अब हमने वेक्टर का ध्यान नहीं दिया सॉल्व करते हुए, बट अब आंसर वेक्टर आ चुका है। क्यों, हम बोलेंगे कि भाई वेक्टर जो नेट इफेक्ट फोर्स का आया, दैट इज 3√7 न्यूटन एंड इट इज डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ, व्हाट इज एंगल, tan इनवर्स √3/5। जरूरी नहीं है, कई देखो मैंने क्वेश्चन बनाया ना, कई बार देखो सिंप्लीफाइड एंगल ही आएंगे। जैसे अगर आपके पास आया था tan अल्फा इज इक्वल टू √3, तो आप बोलते अल्फा इज 60 डिग्री विद अल्फा इज मेकिंग 60 डिग्री, बेसिकली अल्फा 60 डिग्री एंड द रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वेक्टर ए। अब एक सवाल दिमाग में आया, सर आप बड़े चलाक हो, आपने ये कहा था तो बताओगे ये बीटा, लेकिन आपने बताया नहीं, ठीक है। नहीं मैं इतना चालाक नहीं हूँ, मैं बताऊँगा बीटा कैसे आएगा। बीटा आएगा थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। अरे भाई साहब थीटा नहीं, ये थीटा, ये अल्फा आ गया, बीटा निकाल सकते, थीटा माइनस अल्फा इज बीटा। सर फॉर्मूला सिखाओ, फॉर्मूला ए की जगह बी की जगह ए कर दो, tan बीटा इज इक्वल टू ए की जगह बी डाल दो, बी की जगह ए डाल दो, खत्म। कैसे सर, अभी डाल दो, बाद में समझा दूंगा सारा, ठीक है। जब हम इसके प्रूफ करेंगे ना, पूरे प्रूफ कर लेंगे। और वैसे वो बेवकूफ़ी होगी फॉर्मूला यूज़ करना, अगर आपको दोनों एंगल निकालने हो कि भाई बताओ ए से और बी से कितने एंगल पर रिजल्टेंट है, आप अगर दोनों फॉर्मूला लेकर निकाल रहे हो ना, तो घर आके शीशे में देखना, पानी लेना थोड़ा सा, आगे नहीं बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास एक एंगल आ गया, दूसरा इसी निकल सकता है ना, पूरे एंगल में से वो माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा। तो इतना दिमाग मत चलाओ, जितना है उतना ही चलाओ।
ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें वेक्टर का हमें सोचना नहीं होता बिल्कुल भी, निकल वेक्टर आता है, एंगल निकल आता है, रिजल्ट निकल आता है। ठीक है, तो हमारा पेपर भी निकल जाता है। ठीक है, समझ आया? एक क्वेश्चन और करते हैं, फोटो खींच लो इसकी, मेरी भी आ गई, फोटो खींच लो। ABCDFG चाहिए कि रब कर रहा हूँ, ठीक है, बाय नहीं, बाय नहीं, बाय नहीं, बाय नहीं अभी है। अब हम क्या करेंगे, इस पे ऊपर एक सवाल करेंगे, सवाल के बाद हम जवाब भी करेंगे, जवाब के बाद हम सवाल फिर करेंगे। देखो फॉर्मूला लिखिए, मैं साइड में फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला R² इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। एक बात और बतानी है आपको यार, एक बात और बतानी है, इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ ना नहीं, ये बताना है आपको कि RA और B कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होते, बहुत पॉजिटिव लोग हैं ये, समझो। RA और B जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग लगाते हैं ये। RA और B क्या है, मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है सर? -5 न्यूटन होता है, फोर्स -5 न्यूटन, वो डायरेक्शन लगती है भाई साहब। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, RA और B हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, एक बार बच्चे सोचते हैं ना R² आ गया मेरा 100, सर तो R तो -10 भी हो सकता है, हमेशा प्लस लगा रहा। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक सवाल है हमारे पास, सवाल ये है कि लिख लोगे क्या? लिखवाओगे क्या? चलो ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, मैं मेन पॉइंट लिखता हूँ, मेन पॉइंट्स। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, ध्यान देने वाली बात, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स is √3 times of either of the vectors, either of the magnitude of vectors। समझ आ रहा है ना आपको? ये अंग्रेज चले गए ना, इंग्लिश पता नहीं क्या अजीब सी। Then the angle between two vectors will be, if magnitude of resultant of two equal vector is √3 times of the either of the magnitude of the vectors। दो वेक्टर है मेरे पास सेम, अब जो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स है, ए का ले लो, बी का ले लो, दोनों सेम ही तो है, √3 टाइम्स कम, √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड है जो इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, समझ आया? √3 टाइम अगर आप किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उन दो वेक्टर के बीच एंगल निकालो। खुद ट्राई करो यार, इसको खुद ट्राई कर लो थोड़ा। चलो इक्वेशन तो बना के देखो, देख लो क्या बना के। पॉज कर लो, थोड़ा सा पॉज कर लो, जल्दी, शाबाश। चलो फिर करते हैं सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, वेक्टर इक्वल थे, मान ले मैग्नीट्यूड कुछ भी, क्या मानोगे, एक्स मानोगे, वाई मानोगे, एक्स मान लेते हैं। चलो एक्स एक वेक्टर मैग्नीट्यूड है,
दूसरे का भी x हो गया, मतलब x हो गया, ये भी x हो गया, रिजल्टेंट ऐसे कुछ जाएगा, ऐसा। अब इसने बताया उसका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स है, तो रिजल्टेंट √3x हो गया। समझ आ रही बात? x √3x हो गया क्वेश्चन। r², दोबारा नहीं लिखूंगा फॉर्मूला, ऊपर से देख लो, r², रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मुझे पता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a² x² b² x², 2ab 2xx cos थीटा, यही तो निकालना था। 3x² इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x² cos थीटा, 3x² इज इक्वल टू 2x² 1 प्लस cos थीटा। आया समझ? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, cos थीटा की वैल्यू कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि कहीं भी cos थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में हाफ और कहीं नहीं होगी, सिर्फ एक जगह ही होगी। अगर आपने ग्राफ पढ़े हैं तो, मुझे लगता नहीं आपने ग्राफ पढ़े हैं। वो पढ़े ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सब पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो 0 से 180 के बीच में कॉस पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। समझ पा रहे हो मतलब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? और 0 से 90 के बीच में कॉस एक बार ही हाफ होता है। हो सकता है हम सोचें 90 से 90 के बीच में दूसरी बार हाफ होता हो, बट वहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू है कि 60 डिग्री। वैसे सोचने की जरूरत थी नहीं इतनी, मैं ज़बरदस्ती सोचवा रहा हूँ आपसे, नहीं तो सीधे आप 60 लिख देते, है ना? ठीक है 60 लिख लो आप, ठीक है। जब साइन आएगा ना तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, साइन में थोड़ी सी हो जाएगी क्योंकि, लेकिन तो तब जब साइन आएगा तब बताएंगे। ठीक है, थीटा 60 डिग्री हो गया, तो हमारे पास निकला है आंसर। आप लोग कभी आपको ये भी समझा दूंगा कि वैल्यूज़ में कैसे हम देखते हैं किस क्वाड्रेंट में, एंड बाई चांस दो वैल्यूज़ हैं तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया तो समझा देंगे कभी आपको, ठीक है। समझ आया भाई? बहुत अच्छे समझ आया। अच्छा मैं आपको बोलूँ अगर इसमें से आप वो एंगल निकालो रिजल्टेंट का कितने पे है तो निकाल सकते हो क्या? ये वाला अल्फ़ा देखे, निकाल के देखो, tan अल्फ़ा b sin थीटा, b sin थीटा की वैल्यू 60, a प्लस b cos 60। कहाँ करूँ? यहाँ करूँ, x√3/2, ये tan अल्फ़ा लिख रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय x प्लस x/2, cos 60 हाफ होता है ना यार, जगह कम बचती बड़ा गुस्सा आता है यार। √3x/2 इंटू 2 क्या बचेगा मेरे भाई? 3x ये बचा गया। हाँ, काटो काटो काटो, मारो, काटो, सब काट दो।
1/√3 सॉल्व करना, 1/√3 आ जाएगा। tan अल्फा 1/√3 मतलब अल्फा कितना हुआ 30 डिग्री। थोड़ा सोचो इसके लिए, अल्फा 30 डिग्री हुआ, टोटल कितना था 60 डिग्री, मतलब अल्फा 30 डिग्री मतलब अल्फा है θ/2। कब? जब मैग्नीट्यूड सेम था दोनों वेक्टर्स का। तो हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि जब भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, किसी भी डायरेक्शन में होंगे, उनका जो रिजल्टेंट निकालोगे तब वो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड होगा, बाइसेक्टर होगा। वैसे भी आप सोच सकते हो ना, नॉर्मल चीज़ में भी दो फोर्सेस सेम हैं, उनका इफेक्ट बीच में ही तो आएगा। तो वैसे रिजल्ट याद कर लो, करना है तो ठीक है, बेसिक चीज़ है वैसे तो। ठीक है बच्चों, खींच लो फोटो, खींच लो फोटो, शाबाश शाबाश शाबाश। चले, शाबाश। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ जो होती ही नहीं। क्या हो गया सर? हम वो करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन सर इतनी मुश्किल से समझ आया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आ गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एज सच कोई फॉर्मूला डिफाइन नहीं है, ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमको कुछ अपने एडिशन वाले फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिससे सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ पाए। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे इसके लिए हम थोड़ा देखते हैं। देखो आप, देखो देखो ध्यान से सुनो। ऐसा कुछ हिसाब किताब था हमारा। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने कहा जो आर स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, छोटा होगा क्या, आर स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोला बेसिकली आर क्या होता है? आर आपका ए माइनस बी तो होता है, सॉरी ए प्लस बी तो होता है। आर इज इफेक्ट, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, ए प्लस बी तो हुआ आपका आर, जो यहाँ कहीं था। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाएंगे कहीं 5 जगह का। ठीक है, अब आर तो ए प्लस बी था। अब मैंने कहा मुझे चाहिए R1 विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी मुझे चाहिए, ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे पता है नहीं और मुझे बोला गया फॉर्मूला भी नहीं है, तो करूं क्या? सोचूं। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले थोड़ा सिंपल कर लो, नहीं ये माइनस बी रहने दो, आप बोलोगे सर डर गए। चलो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी अगर वेक्टर ये है तो माइनस बी क्या होगा? इसका ऑपोजिट। देन सेम बनाओ, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, माइनस बी हो गया। अब अगर आप सोचो ये ना होता, सिर्फ ये वेक्टर दो होते और मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना होता, तो मैं क्या बोलता? रिजल्टेंट 1 इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी। मतलब मैंने उस पूरे माइनस बी वेक्टर को ही मैंने एक न्यू वेक्टर की तरह एज्यूम कर लिया, और ए प्लस बी तो मुझे पता है, फॉर्मूला तो मुझे माइनस नहीं पता, प्लस का तो मुझे पता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ए प्लस बी क्या है, सिंपली ये था ही नहीं, सोचो ये तो वेक्टर थे, इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब इसको सी ले सकता हूँ, सी ले लिया मैंने माइनस बी को। अब और कन्फ्यूजन हो इसलिए मैंने सीधे ए प्लस दूसरा वेक्टर लिखा जो कि माइनस बी है। ठीक है, और मतलब ये सिंपली मेरे पास ए माइनस बी वेक्टर हो गया जो मुझे निकालना है। कन्फ्यूज हो गया थोड़ा, आराम से सुनना, समझ आ जाएगा, आराम से सुनना। ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है बट स्टिल समझ आ जाएगा। अब मुझे दो वेक्टर प्लस करने हैं और मुझे प्लस करने का तो मेथड पता ही है। मैं लिखूँगा R1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ माइनस नहीं आएगा, बी की जगह माइनस भी नहीं आएगा क्या? मैंने क्या कहा था, ये मैग्नीट्यूड होता है,
सिर्फ मैग्नीट्यूड है ये, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड बी है, माइनस बी नहीं होगा, माइनस तो डायरेक्शन की वजह से लगा ना, मैग्नीट्यूड तो बी रहा ना, लेंथ तो उतनी रही, इसलिए माइनस नहीं आया। अगर ये 4 या -4 होता तो भी यहाँ पे 4 लगता, समझ लो, +2ab। अब अगर कुछ सोच रहे हो यहाँ माइनस तो फिर प्लस हो जाता फिर यहाँ पे, लेकिन थोड़ी कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर मैं माइनस भी डालता तो भी स्क्वायर था प्लस हो जाता, बट यहाँ पे थोड़ी होता, फिर यहाँ मैंने प्लस ही लिया है तो यहाँ मैग्नीट्यूड होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या, अब थीटा इनके बीच का एंगल, ये देखो पाई माइनस थीटा, समझ आया? अरे यही तो किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, थीटा क्या था पाई माइनस थीटा, इनके बीच एंगल देखेंगे ना। अब देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अगर आप 11th में हो तो शायद आप कर चुके होगे, कॉस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर। कुछ समझ आया, R1 स्क्वायर। तो नेगेटिव माइनस सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला मैंने सॉल्व करके जब देखा तो मैंने देखा यार कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है पॉजिटिव साइन के। इसका मतलब मुझे जब भी सब्ट्रैक्शन वाली कुछ चीज़ निकालनी हो, मतलब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकाल लो, तो सिंपली मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, बट हम अब ये भी नहीं करेंगे। अब सीधा फॉर्मूला है, आपको दो वेक्टर दिए हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी और भी माइनस ए सेम आएगा, और भी माइनस ए सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगी बस उनकी। तो आप क्या कर सकते हो, सीधे फॉर्मूला है, बीच में माइनस डाल दिया, बीच में माइनस डाल दिया, ठीक है। एंगल पता होगा आपको, सिर्फ फॉर एग्जांपल a माइनस बी निकालना है ना, b माइनस ए भी निकालना है। सोचो b माइनस ए क्या हो जाता, सोचो आप, माइनस ए यहाँ चला जाता, अब ये माइनस ए हो जाता, तो इनका इन दो वेक्टर को लेते, इनको एडिशन करते, तो देखो यहाँ ऊपर रिजल्टेंट कहीं आएगा, इसका नीचे आ रहा था, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, और एंगल कितना है पाई माइनस थीटा दोबारा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए और a माइनस बी हमेशा इस फॉर्मूले से बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। अब सर डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन इन दो वेक्टर को कंसीडर करो ना। अब सारा वही हिसाब किताब है। देखो आपने क्या, ये दोनों यूज़ करके आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्योंकि जनरली हमें क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है। वेलोसिटी ऐसे थी, कुछ देर बाद ऐसे बताओ एक्सेलरेशन कितनी है, तो वेलोसिटी का चेंज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और नीचे हम टाइम डाल देते हैं, तो एक्सेलरेशन आ जाती है, ठीक है। फिर भी आप पूछ रहे हो कि सर मुझे ये डायरेक्शन भी निकाली, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकालनी है, तो सिंपली आप क्या करोगे, इन दो वेक्टर को कंसीडर करोगे, फिर तो आपको माइनस में लेना ही पड़ेगा अगर आपको डायरेक्शन भी निकालनी है तो, ठीक है। और ए के साथ आप ले लो थीटा, या अल्फ़ा ले लो ए के साथ, और ये पुराना फॉर्मूला लगा दो, कहाँ गया tan अल्फ़ा वाला, क्योंकि अब तो आपका वेक्टर ही दो हो गया ना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए a माइनस बी का हमें कुछ रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला माइनस लगा देना। डायरेक्शन भी निकालनी है अगर, तो आपको a माइनस बी करना पड़ेगा, तो b को रिवर्स करो। अब दो वेक्टर वही बन चुके हैं, अब इनको दो वेक्टर न्यू दो वेक्टर एज्यूम करो, अल्फ़ा अल्फ़ा निकाल लो, फॉर्मूले से अल्फ़ा निकाल लो, आप खत्म। समझ आ रहा है? तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। ऐसे कुछ था, मुझे कहा ए माइनस बी निकालो। अब मैं डायरेक्शन के निकालने के लिए आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्शन के लिए क्या है, ए माइनस बी निकालो। मैंने ऐसे किया, मैग्नीट्यूड तो आ जाता सिंपली,
सिर्फ ए और बी को मैग्नीट्यूड डाल के माइनस रखता टू ए बी कॉस थीटा, माइनस डाल देता, माइनस टू ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन भी निकालनी है तो रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस बी किया आपने, अब इनके बीच का एंगल कितना है, कितना है 60। अब पक्का इसका यहाँ रिजल्टेंट आ रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है। इसको अल्फ़ा ले लो, फॉर्मूला लगा दो फिर tan अल्फ़ा वाला, ठीक है, वेरी गुड। एक सवाल करें क्या, सवाल 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 सवाल। उसने बोला कि एक बंदा दौड़ रहा था, वो बंदा दौड़ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ। हुआ क्या, अचानक से वो नॉर्थ की तरफ भागने लग गया 10 मीटर पर सेकंड से। और ये जो उसने वेलोसिटी का जो चेंज किया, ये चेंज हुई वेलोसिटी टोटल आप मिला लो 5 सेकंड में। ठीक है, समझ आया? आपको एक बंदा दौड़ रहा था, उसने टर्न होने में 5 सेकंड लगाए, पहले इसकी तरफ भागा था फिर नॉर्थ की तरफ भागने लग गया। कहता बताओ एक्सेलरेशन कितनी है। अब पहली बात मुझे पता एक्सेलरेशन होती क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, है ना। क्या होगी एक्सेलरेशन, दोबारा लिखते हैं प्रॉपरली। एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का चेंज का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड बाय टाइम कर दो। अब वी एफ माइनस वी आई निकालना है मुझे, ठीक है। ये था वी एफ और ये है वी आई। सबसे पहले तो मेरे को उनको वेक्टर प्रॉपर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, टेल से टेल मिला के, है ना, रिजल्टेंट तभी निकालने की सोचेंगे हम। तो शिफ्ट करो वी आई को आप यहाँ पे आगे, ऐसे बनाओ, तो क्या ऐसे बन गया वी आई, इसको आगे शिफ्ट कर दो बस, वी आई हो गया। वी हैव टू फाइंड वी एफ माइनस वी आई। क्या करते थे हम, रिजल्टेंट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये भी 10 ही था, बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मुझे सब्ट्रैक्शन निकालना है तो कुछ नहीं करूंगा मैं, थीटा मुझे पता है 90 डिग्री, फॉर्मूला मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90, कॉस 90 0, क्या बचा 2 इंटू 10 स्क्वायर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कितना हो, ये स्क्वायर था 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली मेरे पास वी एफ माइनस वी आई क्या आ गया, 10√2 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड आया है, वही तो मुझे चाहिए था मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 10√2 डिवाइड बाय टी कितना था 5 सेकेंड, तो काट दो उसको, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो इसे ध्यान से एक बार, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट के लिए मुझे फॉर्मूला याद था, माइनस लगाना है बस, कुछ आगे पीछे नहीं करना। मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरे पास घूम फिर के ये आंसर आ गया मेरे पास 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर मैंने क्या किया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब एक्सेलरेशन अपॉन टाइम होता है, अपॉन टाइम कर दिया तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया एक्सेलरेशन का। लेकिन मुझे तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे शिफ्ट वो माइनस में लेके जाना पड़ेगा ना, जैसे मैंने पहले कहा था। तो वी एफ माइनस वी आई क्या हो जाएगा, ये प्लस वी आई था, ये माइनस वी आई हो गया। तो वी एफ माइनस वी आई कहीं इस साइड बनेगा, और ध्यान से सोचो क्योंकि ये इक्वल हैं, हमने बताया था कि अगर इक्वल हो जाए आपके पास दो वेक्टर, उनका रिजल्टेंट मिड में बनता है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट।
तो एक्सेलरेशन की प्रॉपर आंसर क्या है हमारा, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वेक्टर मोमेंटम एक्सेलरेशन, हमको डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं आपके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। कभी आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछ लेंगे ऐसे ही करके, कभी आपको एक्सेलरेशन पूछ लेंगे। एक्सेलरेशन में क्या करोगे, डिवाइड बाय टाइम करोगे। ठीक है, इससे और क्वेश्चन नहीं बनते। हम एक्चुअली मैंने सोचा है कि कोई न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं 1-2 क्लास प्रॉपरली डेडिकेटेड मैं न्यूमेरिकल्स पे ही रखूँगा, 1-2 वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स पे, क्वेश्चंस करने पे। अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है तो उस पर हम एक दो एग्जाम्पल ले लें तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करना है हमको, सिंपल जैसे एडिशन करते थे, सिर्फ फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, a² + b² - 2ab cos थीटा। थीटा उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए हमको फिर इसको जैसे b - a करना है, तो -a इधर आ जाएगा। फिर मुझे पता है कि रिजल्टेंट अगर ऐसा आया तो ये अल्फ़ा निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा वाला, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, या तो वो निकाल लूँगा। ठीक है, और अगर मेरे पास नॉर्मल से वेक्टर हूँ, जैसे इक्वल इक्वल वेक्टर हूँ, तो उसका तो मैं माइनस करके सिंपली, जैसे अभी हमने एक्सेशन वाला क्वेश्चन किया, इसको माइनस में लेके आना था, है ना। ये आपका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी थी, तो सब्ट्रैक्शन आपका ये वेक्टर आए थे दोनों, अब इक्वल इक्वल थे तो मिडल में ही आ जाता, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों इतनी थी आज की क्लास में, हमारा वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप मेहनत भी कर रहे होगे। तो आप भी करो, मैं भी करता हूँ मेहनत। ठीक है, अच्छी चीज़ें समझते हैं और समझते हैं और समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।